प्यारे भाई बहनों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके लिए क्लास 11th का सेट थ्योरी का लेक्चर 4 आ गया है। जैसा कि आपने सीखा था कि सेट क्या होते हैं, यानी मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होते हैं, फिर मैंने बताया था कि उनका प्रयोग क्या होता है, मैंने बताया था कि उनमें जो अंदर भरे जाते हैं एलिमेंट्स वो कैसे डिनोट किए जाते हैं। उसके बाद में कल हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी थी और उसके पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन को हमने समझ लिया था। पहले नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको ये समझाया था कि कोई भी सेट कब बन सकता है कब नहीं बन सकता है, यानी क्या किसी भी चीज़ का समुच्चय बनाना संभव है या नहीं है, और वो मैंने आपको कारण सहित अच्छे से समझा दिया था। और अब उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन में आपने ये सीखा था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग, यानी कि कोई भी दिया हुआ अवयव दिए हुए समुच्चय का अवयव है या नहीं है, ये हम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते थे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसके पहले मैं आपसे बता दूं कि जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और अब मैंने एक शेड्यूल बना लिया, जैसा कि आपने देखा होगा कि रोज़ शाम को लगभग 8 से 8:30 9 बजे के बीच में आपको क्लास 11th की वीडियो मिलती है, और रोज़ सुबह लगभग 7 साढ़े 7 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको 12th की वीडियो मिलती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शाम को 7 साढ़े 7 से लेकर 8:30 के बीच में एक्टिव रहना है, और सुबह भी 7:30 या 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में एक्टिव रहना है। हर वीडियो को देखते रहना है, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है, और जो भी चीज़ ना आए आपको समझ में उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप उसे भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मैंने आपको बताया था आ गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपको क्या है, कुछ समुच्चय आपको भाषा रूप में दिए हुए हैं और उनको आपको क्या करना है, रोस्टर रूप में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि रोस्टर रूप क्या होता है। रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, दो बीच वाले ब्रैकेट लगाते हैं और इनके बीच में अवयवों को भर देते हैं 1 2 3 4 इस तरह से। अब अवयव आपको कैसे भरना है, जो भी आपको ये दिया हुआ समुच्चय जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार भरना है। आपको हर जगह पर यही एलिमेंट्स नहीं भरने हैं, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से एलिमेंट्स को फिल करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। और दिया हुआ पहला समुच्चय क्या है, फर्स्ट है a इज इक्वल्स टू x सच दैट x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और x की लिमिट क्या दी हुई है, -3, बीच में x, इधर 7। अब पहले हम अपने क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगी, हो सकेगा तो कल ही लेके आऊँगी संडे को। वैसे मैं आपको बता दूँ 11th को भी और 12th को भी कि संडे को आपकी क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो मुझे भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो इस वजह से संडे की आपकी क्लासेस नहीं होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक दिन का ब्रेक होना ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर हर चीज़ को रिवाइज कर सकें। तो उसके बाद हाँ, मैं आपको बता रही थी कि मैं एक वीडियो इस बात पे बनाने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमें मैथ्स नहीं आती, हमें समझ में नहीं आती, तो कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं अभी आपको बता दूं कि सबसे पहला तरीका क्या होता है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर कभी भी ना जाएं।
पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्सरसाइज की बेसिक्स को जानना है, यानी कि आपको क्या समझना है कि सवालों को लगाया कैसे जाता है। अगर आप सोचें डायरेक्ट आप बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले आप, क्योंकि उसी हिसाब से आपको चैप्टर अरेंज करके दिए जाते हैं, और जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है। उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे तो क्वेश्चन समझना भी क्वेश्चन को हल करने का एक पार्ट होता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो आप उसे अच्छे से हल नहीं कर सकते, और आप कहीं भी ये कह भी नहीं सकते कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया था इसलिए मैं नहीं सॉल्व कर पाया, क्योंकि वो भी आप ही की गलती मानी जाएगी। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या चाहता है। आपको एक व्यू मैंने बोल दिया, 12th में आव्यूह चल रहा है। आपको एक समुच्चय दिया है जिसे ए से डिनोट किया गया है। यहाँ पर हमें एलिमेंट भरने होते हैं। अब उस एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हमेशा x से डिनोट कर देते हैं, यानी a बराबर x भरा जाएगा, और सच दैट x का मतलब है कि x इस प्रकार है। x क्या है, एक पूर्णांक है। मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, बीच में आएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जाएंगे प्लस अनंत तक। इन्हें हम मानते हैं पूर्णांक, ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। यानी वो अंक जो अपने आप में पूर्ण होते हैं पूर्णांक कहलाते हैं। तो x एक पूर्णांक है और इसकी लिमिट क्या दी हुई है, x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। इसका मतलब है x का जो मान है वो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो आपको क्या करना है, अपने जो आप समुच्चय बनाने वाले हैं उसे रोस्टर रूप में इसी प्रकार से हल करना है कि x का मान क्या हो, -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, रोस्टर रूप में आप सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। फिर अगर हम x का मान -3 से बड़ा रखें तो हम जानते हैं कि जो हमारी संख्या रेखा बनती है उसमें बीच में 0 होता है, इधर होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम अनंत तक जाते हैं, और इधर -1, -2, -3, -4 करके अनंत तक जाते हैं। तो आप ये जानते हैं कि आपको ये बताया गया है कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, यानी 2 1 से बड़ा है, 3 उससे बड़ा है, 4 उससे बड़ा है। आप संख्या रेखा में दाहिनी तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे अंकों का मान बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से अंकों का मान, क्योंकि -4 के दाहिने हाथ पे 3 है, -3 है, इसलिए -4 से -3 बड़ा है। यानी जब भी अंक पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो अंक का मान छोटा होता है, तो वो छोटा होता है, और जब अंक की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका मान ज्यादा हो जाता है। लेकिन जब ये अंक ऋणात्मक होते हैं तो अंक का मान जितना छोटा होता है उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमें -3 से ऊपर लेना है, अपना x क्या करना है, -3 से बड़ा लेना है, यानी यहाँ तक हम छोड़ देंगे, और इधर क्या करेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके संख्या रेखा होगी, और यहाँ हमें अपना x क्या करना है, 7 से छोटा लेना है, यानी 7 से छोटा यहाँ तक होगा। तो यानी कि हमारे जो x का मान है वो उसमें क्या आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यही ऐसे मान है जो क्या है यही ऐसे मान है जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अभी आपके लिए बहुत कठिन नहीं है, बस ये है कि आपके लिए थोड़ा सा नया है, क्योंकि आपने इस चीज़ को कभी नहीं देखा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं शुरुआत में, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको ये सेट थ्योरी 11th में पढ़ाई जाती है। जब हम लोग पढ़ते थे तो 2009 में ये 9th में पढ़ाई जाती थी। तो अब समझ लीजिए कि सेट थ्योरी 9th के बच्चे के दिमाग के हिसाब से जब सूटेबल हो सकती है, तो आप तो 11th क्लास में पहुंच गए हैं। तो ये सब आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। बस ये है कि आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए ध्यान से। अब उसके बाद में आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद में हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। शुरुआत में मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, इसके बाद में जब आपको ये समझ में आने लगेंगे तो इसमें से आप कई क्वेश्चन अपने आप कर सकेंगे। सेकंड में है
एक आपको समुच्चय दिया हुआ है जिसे बी से डिनोट कर दिया गया है, और जो भाषा दी है वो इस प्रकार है कि x such that x संख्या 6 से कम, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी अब अगला जो आपका समुच्चय है वो आपको इस तरह से तैयार करना है, यानी समुच्चय में x का मान इस तरह से रखना है कि वो एक प्राकृतिक संख्या हो, यानी जितने भी अवयव हो वो एक प्राकृतिक संख्या हो और उनका मान क्या हो, 6 से कम हो। तो ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, अब 6 से कम वाले आपको चाहिए, तो आपको पता है यहाँ कहीं 6 होगा, 5 होगा, उसके आगे अनंत होगा, तो आपको 6 से कम का मतलब क्या है, 5 से आगे के 1 तक ले लेने हैं सारे अंक। तो ये तो आपका बहुत ही सिंपल होगा। इसमें क्या होगा, 6 से कम सारे प्राकृतिक संख्याएं लिख दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इसके आगे 6 आएगा, लेकिन 6 हमारा क्या है, बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 6 से केवल कम वालों को लेना है, ना बराबर को लेना है ना ही बड़ों को लेना है। तो ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया। अब इसी तरह से आप आराम से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नोट करते जाइए, मैं बताती जाती हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, और जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपनी एनसीईआरटी बुक को अपने सामने खोल करके रख लें ताकि मुझे क्वेश्चन बताने में आसानी होगी। अब जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन केवल बोल के बताती हूँ। सी एक आपको समुच्चय दिया है जिसे सी से डिनोट किया गया है, और क्वेश्चन ये दिया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी आपको इस वाले समुच्चय में क्या रखना है, 2 अंकों की संख्या रखनी है, और 2 अंकों की ऐसी संख्याएं रखनी है जिनके अंकों का योगफल 8 हो। अब आपको खुद सोचना है। पहली कंडीशन में आपको बता दिया कि 2 अंकों की संख्या, तो आपको इसका मतलब क्या है, 1 से 9 तक तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 9 तक क्या होता है, एक ही अंक होता है। 10 के बाद हमारे 2 अंकों की संख्या शुरू होती है। अब 10 के बाद में हम देखेंगे, 10 जो है उसमें 2 अंक हैं, 1 और 0। 1 और 0 को जोड़ने पर 1 आएगा। उसके अगले 11 में 1 और 1, 1 और 1 को जोड़ने पे 2 आएगा। उसके अगले में 12 में 1 और 2, 1 और 2 को जोड़कर 3 आएगा। फिर 1 और 4 को जोड़कर 5 आएगा। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे तो आप पहला अंक पाएंगे 17। 17 एक ऐसा अंक है जिसमें 1 और 7 को जोड़कर 8 आ जाएगा। अब ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग क्या है, 8 के बराबर है। अब इसके बाद में 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब नहीं हो सकते। फिर हम अगली अंक पाएंगे, क्या होगा, 26, जिसमें 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आएगा। अब मैं आपको इसका आसान तरीका बताऊं। आपने सबसे पहला नंबर फाइंड कर लिया, सबसे पहला नंबर पा लिया आपने, 17 है। अब 17 में क्या कीजिए, पहले अंक में 1 जोड़ दीजिए, अगले अंक से 1 घटा दीजिए। यानी 1 में 1 जोड़ दिया 2 आ गया, 7 से 1 घटा दिया 6 आ गया। अब इसके बाद में इसमें फिर 1 जोड़ेंगे 3, इसमें फिर 1 घटाएंगे तो 5। अब 35 एक ऐसा अंक होगा जिसके अंकों का योग 8 होगा, 3 और 5 35। फिर इसके बाद में इसमें 1 जोड़ा 4, इससे 1 घटाया 4, 44 अगला अंक होगा। अब इसके बाद में इसमें 1 जोड़ा 5, इससे 1 घटाया 3, इसमें 1 जोड़ा 6, इससे 1 घटाया 4, 5 3 8, इसमें 1 जोड़ा 6 और इससे 1 घटाया 2, 62। अब आप देखिए 44 के बाद आपके जो अंक है वो पलटने लगे, यानी ये 35 था तो ये 53, ये 26 था तो ये 62, तो ये 17 है तो अगला क्या होगा, 71। ठीक है, तो इतने तो आपके अंक बन गए। लेकिन अब इसके बाद देखिए, क्या संभावना किसी और अंक की है? जी हाँ, 80 भी एक अंक है, क्योंकि 80 में क्या है, जब आप 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो एक अंक होगा 80। अब इसके ऊपर हम चलने की कोशिश करते हैं। 80 के बाद में आपको कोई ऐसा अंक मिल सकता है?
नहीं मिल सकता, क्योंकि 80 के बाद आप जब 81 पे पहुंचेंगे तो जुड़कर 9 हो जाएगा, 82 में और ज़्यादा 10 हो जाएगा, 83 में 11 आ जाएगा। तो क्या होगा, मान बढ़ने लगेगा, फिर 8 से कम मान नहीं आ सकता। तो इतने अंक होंगे आपके 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये आपका उत्तर होगा और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, आपको एक समुच्चय दिया हुआ है D, ठीक है, ABCD, चौथा वाला D से डिनोट कर दिया है इन्होंने। और D में जो आपको क्वेश्चन दिया है x such that x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। यानी अब इस बार आपको क्या करना है, 60 की भाजक अभाज्य संख्या का एक समुच्चय बनाना है। तो पहले मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या क्या होती है। आप जानते होंगे अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे अभाज्य संख्या क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, इसे आप केवल 1 से भाग कर सकते हैं या तो 3 से। 5 एक अभाज्य संख्या है, इसे आप केवल 5 से भाग कर सकते हैं या 1 से। इसी तरह 7 है, फिर 9 नहीं है, 9 इसलिए नहीं है, 9 विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, क्योंकि 9 को 1 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं, तो बीच में 3 से भी काट सकते हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको अभाज्य संख्या ऐसी लिखनी है जो 60 की भाजक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 60 की भाजक संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। 60 की भाजक कौन सी संख्याएं होंगी, जिनसे हम 60 को भाग कर सकते हैं, यानी जिनसे 60 को भाग करना संभव है। तो सबसे पहले हम 1 से कर सकते हैं, 2 से भी 60 को भाग कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं। अब ये आपका काम है, आप भाग करके देख लीजिएगा। 6 से कर सकते हैं, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से कर सकते हैं, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, उसके बाद में 15 चौको 60 के बाद में 30 दूनी 60 और खुद 60 एकम 60। इतना बड़ा हमारा समुच्चय तैयार हुआ। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें 60 की भाजक संख्याएं तो ज्ञात करनी है, लेकिन वो ऐसी वाली संख्याएं ज्ञात करनी है जो अभाज्य भी हों। तो अब हम देखते हैं इनमें से अभाज्य क्या है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती और 2 भी अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या होती है, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, लेकिन 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। उसके बाद में 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 2 से भाग हो सकती है। 3 नहीं होती है, 5 नहीं होती है, 3 होती है, 5 होती है, 6 नहीं होती, क्योंकि 6 को क्या करते हैं, 2 और 3 से भाग कर सकते हैं। 10 को भी 2 और 5 से भाग कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, 15 को 3 और 5 से कर सकते हैं, 30 को भी 3 और 10 से कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 60 को भी कर सकते हैं। तो अब आखिरी में बची केवल 2, 3 और 5, यानी 60 की भाजक संख्याओं में केवल 2, 3 और 5 तीन ही ऐसे अंक हैं जिनसे हम क्या कर सकते, जो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमको यहाँ पर इन्हीं को आंसर में लिखना है, क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए थी, 60 के भाजक भी चाहिए थे और उसके साथ में अभाज्य संख्या भी चाहिए थी। तो आपके आंसर में क्या आएगा, 2, 3 और 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको ट्रिग्नोमेट्री शब्द के आने वाले अक्षरों का समुच्चय बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द में आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग क्या होती है, TRIGNOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री, GO होगा। TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री ऐसे लिखा था और पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री अक्षर में शब्द में आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास इतने सारे अक्षर हैं। अब इनमें से मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि समुच्चय में कभी भी किसी अक्षर को 2 बार नहीं लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लाइन से अक्षरों को लिखना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हमको T मिला, एक बार इसे लिख लिया, फिर हमें R मिला,
एक बार इसे लिख लिया, फिर आई मिला, इसे लिख लिया, जी भी अभी तक एक बार आया, लिख लिया, ओ भी एक बार आया, लिख लिया, एन भी एक ही बार आया, इसे भी लिख लिया, सबको कॉमा लगा के लिखना है। फिर ओ आया, हम ओ को लिख चुके हैं तो इसे छोड़ दिया। फिर एम आया, एम को अभी नहीं लिखा गया है तो इसे लिख लिया। फिर ई आया, ई को भी अभी तक नहीं लिखा गया है, इसे भी लिख लिया। फिर टी आया, टी को हम सबसे पहले ही लिख चुके हैं, इसे छोड़ देंगे। फिर आर आएगा, आर को भी हम दूसरे नंबर पर लिख चुके हैं, इसे भी छोड़ देंगे। और आखिरी में आएगा वाई, यानी TRIGONMEY, यही आपका आंसर होगा। यही आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसके बाद में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो छठा क्वेश्चन है। उसमें आपको बेटर, BETTER, इस शब्द में आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है और ये आपका होमवर्क है। आप बेटर शब्द में आने वाले सभी अक्षरों का समुच्चय बनाएंगे। इसके बाद में आपके प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए हैं, तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को आपको समझा देते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके केवल 2 क्वेश्चन कल बचेंगे और उनको आसानी से करा दिया जाएगा। कल नहीं, मतलब अगली क्लास हमारी सोमवार को होगी, तो परसों कराने के बाद में आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, हम 1.2 पे आ जाएंगे। और तब तक ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको, आज मैंने काउंट किया था मेरे चैनल पे 22 वीडियोस पड़ चुके हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि 30वां वीडियो पढ़ने से पहले आपको अपने सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा 500 के पार पहुँचाना है। तो इसलिए अपने जल्दी से जल्दी अपने सारे भाई बहनों को जोड़ लीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर 500 प्लस हो जाए, मेरा भी कुछ फ़ायदा हो और साथ में आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रोस्टर रूप दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसे भाषा रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। अब इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपको भाषा रूप में दिया होता है, रोस्टर रूप में चेंज करना होता है तो वो इजी होता है, लेकिन इसे थोड़ा सा आपको अलग लेवल पे सोचना पड़ता है, इसमें थोड़ी सी रीजनिंग लगानी पड़ती है। तो अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या चीज़ समान है। आप देख सकते हैं कि सारे अंक 3 से कट रहे हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, सारे कट रहे हैं। लेकिन अब हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, हमें ये दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x। अब इसमें हमको संबंध ढूंढना है, तो हम इसमें क्या संबंध देख सकते हैं। जो 3 है इसको हम 3 गुणा 1 लिख सकते हैं। जो 6 है इसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह 3 का पहाड़ा आ रहा है। जो 9 है इसे हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। जो 12 है इसे हम 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। यानी सब में 3 क्या है, कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बढ़ता जा रहा है। अब इसके आगे नंबर नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं x बराबर 3n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x सच दैट x का मान 3n के बराबर है, जहां n का मान जो है n इज लेस देन 4, नहीं 5 होगा, n इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, x सच दैट x बराबर 3n का मतलब हमें n का मान क्या करना है, 5 से कम रखना है। अब सबसे पहली बार में हम जब x का मान 5 से कम में क्या क्या आएगा, 5 से कम में 1, 2, 3, 4, ये 4 अंक आएंगे। अब इसमें पहली बार में हम n का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। दूसरी बार में हम n बराबर 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तीसरी बार में हम n बराबर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, और अगली बार में 3 चौको 12 आ जाएगा। लेकिन हम एक और चीज पाते हैं
कि n की जगह अगर हम n को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दें, n इज लेस देन 5 तो है ही, लेकिन हम जानते हैं कि जो 1 से लेकर 4 तक के अंक हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो हम ये लिख सकते हैं जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से ही शुरू होती हैं। अगर हम ये नहीं लिखेंगे कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगा, इसमें पूर्णांक भी आ जाएंगे, तो कुछ माइनस वाले नंबर भी आने की संभावना हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, कोई माइनस वाला अंक -1 -2 से गुणा नहीं करना, हमें यहाँ डायरेक्ट 1 2 3 4 से गुणा करना है। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तथा n इज लेस देन 5, और इसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये हमारा इसी वाले समुच्चय का भाषा रूप तैयार हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप आराम से वीडियो को एक बार दोबारा चला के देख सकते हैं, और अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के 4 का 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको जो समुच्चय दिया है वो इस तरह से दिया है 2 4 8 16 32। अब इसमें आपको संबंध ढूंढना है कि पहले अवयव से लेके आखिरी अवयव तक क्या आपको वो मिल रहा है संबंध। तो 2 है, 2 गुणे 1। 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 8 को हम 2 गुणा 3 नहीं लिख सकते। तो इसलिए अब जो पिछला वाला नियम था 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3 2 गुणे 4 करके, जैसे हमने उसमें 3n लिख दिया था, इसमें हम 2n लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अब हमको कुछ अलग सोचना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसी तरह 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसी तरह 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर गुणे में 1 2 3 4 5 आ रहे थे, तो हमने क्या कर दिया था, 3 गुणा n रख दिया था, 3n। उसी तरह हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 की पावर में n लिख सकते हैं, और n का मान क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक, यानी n का मान 6 से कम होगा। तो अब हम इसके लिए अगर समुच्चय बनाएं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x such that x बराबर 2 की पावर n, जहां अब n क्या है ये बता देंगे। n एक प्राकृतिक संख्या है, तथा अब ये तो पता चल गया कि n एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन n की जगह हमको कितने मान रखने हैं। यहाँ पर n की जगह 2 की पावर 1 आया था, यहाँ 2 की पावर 2 आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ 4 आया था, और यहाँ 5 आया था, यानी हमें n का मान 1 से लेके 5 तक ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, जहां n इज लेस देन 6, यानी n का मान क्या है, 1 से लेकर 5 तक रखना है, 6 से छोटा है, और प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती है, इसलिए हम मान को क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, और जब 6 के बराबर पहुंचने वाले होंगे उससे पहले 5 पर रोक देंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज जो 3rd क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह है जैसे आपने ये वाला लगाया। 3rd क्वेश्चन में बस आपको यहाँ पर 5, 25, 125 एंड 625 दिया है, और ये बिल्कुल इसी तरह है। आपको बस यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है यहाँ पर 5 लिख देना है, क्योंकि ये क्या है, ये 5 की पावर 1 है, 25 5 की पावर 2 होता है, 125 5 की पावर 3 होता है, और 625 5 की पावर 4 होता है। तो आपको सेम इसी तरह लिखना है, x such that x इज इक्वल टू, जहाँ 2 की पावर n है वहाँ 5 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि अब 5 की पावर में 1 2 3 4 चल रहा है। जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है तथा n इज लेस देन, अब यहाँ पे क्या था, 1 2 3 4 5 अंक थे, पर यहाँ पर 1 2 3 4 ही बार आया है, तो n इज लेस देन 6 की जगह n इज लेस देन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अब उसके आगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी इसमें बता दें, और उसके बाद हम
अगले 5th और 6th क्वेश्चन को कल देखेंगे। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 क्या है, 2 4 6 और उसके बाद डैश। अब इसका मतलब है अनंत तक। अब इस समुच्चय को हम किस तरह से निरूपित करेंगे, x सच दैट x 1, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 के बाद वाले सारे अंक हैं, इसमें माइनस वाले अंक नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और या प्राकृतिक की जगह इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x सच दैट x एक सम संख्या है। ठीक है, यानी आप ये देख रहे हैं कि सब सारे अंक क्या है, 1 से ऊपर है, कहीं भी 0 -1 -3 -5 ऐसा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, सबके सब पॉजिटिव नंबर है और उसके साथ क्या है, 2 है, उसके बाद 3 नहीं है, 4 है, उसके बाद 5 नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, सभी की सभी सम संख्याएं आई हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x सच दैट x एक सम संख्या है। और इसके बाद में आपका आखिरी जो 5th वाला बचा है, इसका पार्ट 4th नंबर क्वेश्चन का पार्ट 5th, उसमें आपको समुच्चय दिया है 1 4 9 16 49 ऐसे करके और 100 तक। यहाँ 1 4 9 के बाद डायरेक्ट 100 दे दिया है। मैंने थोड़ा और बढ़ाकर लिख दिया क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या है। आपको भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पहले से ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है। तो देखिए, इसमें अगर हम संबंध देखें तो कहीं भी गुणा भाग का कोई संबंध नहीं। यहाँ पर 1 में 4 से गुणा करेंगे तब 4 आएगा, 4 में किसी से भी गुणा करने पर 9 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं हम कि ये 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 बराबर 1। 4 2 का स्क्वायर है, 2 दूनी 4। अब इसी तरह 9 को देखिए, 3 का स्क्वायर है, 3 गुणे 3 बराबर 9। 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, इसी तरह 49 नहीं, यहाँ पर 25 आएगा। 25 हमारा 5 का स्क्वायर है और इसी तरह लास्ट टर्म है हमारा 100 जो कि 10 का स्क्वायर है। तो अगर इसे हमें लिखना हो तो हम इसे लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर, अब आप देख रहे हैं सब में ऊपर स्क्वायर ही लगा है, यानी सब में ऊपर क्या है, घात 2 ही है, तो यहाँ पर घात तो 2 ही होगी, लेकिन नीचे अंक बदल रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर n लिख देंगे। यानी जहां पर अंक आपको बदलते दिखेंगे, जैसे सबसे पहले आपने एक देखा था 2 2 4 8 16 32 वाला, तो इसमें क्या था, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो हम यहाँ देख रहे थे कि नीचे हर जगह पर 2 था, तो हमने यहाँ भी 2 रखा था, और ऊपर 1 2 3 4 5 ऊपर बदल रही थी घात, तो इसलिए हमने जहां पर घात बदल रही थी वहां n रख दिया था। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब जगह घात बराबर है, घात सब जगह 2 ही है, लेकिन नीचे का जो बेस है यानी आधार जो है वो बदल रहा है, तो हमने यहाँ पर n लिख दिया। यानी जो भी चीज बदलती है उसी को हम चर के रूप में लिखते हैं। चर का मतलब क्या होता है, ABCD XYZ MNPQ, ये जो होते हैं ये चर होते हैं, क्योंकि इनका मान कुछ भी हो सकता है। किसी क्वेश्चन में आपको x बराबर 1 मिल जाएगा, किसी अगले क्वेश्चन में x बराबर 32 भी मिल जाएगा, तो इसलिए इन्हें चर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n रख दिया, n का स्क्वायर, जहां अब आप n को देख रहे हैं, n 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, जहां n आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 11, यानी n का मान क्या है, 0 से बड़ा और 11 से छोटा है। या आप ये भी लिख सकते हैं जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मान क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, और एक और चीज है लेस देन 11। n एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 1 से बड़ा होगा, लेकिन क्या है, हमें केवल 10 तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना। अगर यहाँ पर ऐसे लगा होता तो हमें अनंत तक जाना होता, तो हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन ना लगाते, यानी n किसी से भी छोटा नहीं है, जहां तक भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वहां तक n का मान विस्तृत है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम 1 से शुरू करके केवल 10 तक आ रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है और उसका मान 11 से कम है।
तो आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपको केवल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझना है, जिसमें कि दोनों बहुत ही छोटे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको सोमवार को मिलेगी। तब तक आपको एक दिन है, आपके पास एक दिन है और आपका लेक्चर 4 है। पहले में तो आपको केवल सिलेबस समझाया गया है, तो आपको तीन लेक्चर्स को रिवाइज करना है। तो आप आराम से कल बैठकर रिवाइज कर सकते हैं और प्रॉपर नोट्स तैयार करते रहिए, अच्छे से लग करके पढ़ाई कीजिए, ताकि इधर 2 साल में जो आपकी पढ़ाई का नुकसान हुआ है वो कवर हो जाए जल्दी से जल्दी। और उसके अलावा वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियोस को शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में जब भी आप लोग कुछ लिख करके कहते हैं नाइस क्लास मैम, दीदी अच्छी क्लास है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। और हाँ, वीडियोस को केवल देख करके मत जाइए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग 50% लोग अभी भी ऐसे हैं जो वीडियोस को देख तो रहे हैं लेकिन ना लाइक कर रहे हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।